अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का दूसरा नाम होता है रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस और ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज आना। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा या चेंज होगा तो साथ ही रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जब एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में तो साथ ही रेडिएशंस को इमिट करेगा। वो रेडिएशन अल्फा बीटा और गामा होगी। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। डेफिनेशन बिल्कुल इजी सी है, मैंने लिख रखी है। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई change into more stable daughter nuclei with emission of the radiation is called nuclear transmutation। मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जब एक पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में तो साथ ही रेडिएशंस इमिट होंगी। तो इसी प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। ये जो रिएक्शन होता है ये नेचुरल रिएक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये खुद ब खुद होता है। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इस स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? खुद ब खुद। ठीक है, ये खुद ब खुद होता है रिएक्शन। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक वो ये है, तो बच्चे भूल जाते हैं, तो आप कुछ शॉर्ट ट्रिक में कुछ इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ये है पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जब पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, तो स्टूडेंट साथ ही रेडिएशंस इमिट होंगी। तो इस प्रोसेस के अंदर रेडिएशंस इमिट होंगी। ये जो रेडिएशन होती हैं ये अल्फा होगी। तो ये रेडिएशन अल्फा भी हो सकती हैं, बीटा भी हो सकती हैं और गामा भी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का, या हम इसको नाम देते हैं रेडियो एक्टिव डीके का। नेक्स्ट स्टूडेंट वो ये है कि ये जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है इसको आप दूसरा नाम पेरेंट एलिमेंट का नाम भी हम दे सकते हैं। और स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस जो होता है जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, मतलब न्यूक्लियस की दूसरी फॉर्म, ये पहली फॉर्म है, ये न्यूक्लियस की दूसरी फॉर्म है, तो इस दूसरी फॉर्म को हम नाम दे सकते हैं डॉटर एलिमेंट का। तो मैंने यही डेफिनेशन लिख रखी है। पेरेंट एलिमेंट हेडिंग डालेंगे, द ओरिजिनल एलिमेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट। मतलब ये ओरिजिनल ही है ना। अब इस ओरिजिनल में जब रेडिएशंस इमिट हुई हैं तो दूसरी फॉर्म में न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ है, तो ओरिजिनल एलिमेंट जो है, इसी ओरिजिनल एलिमेंट को हम पेरेंट एलिमेंट का नाम देंगे डॉटर एलिमेंट। द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीके इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। मतलब ये है कि ये जो न्यू फॉर्म आई है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई, एक न्यू फॉर्म है न्यूक्लियस की स्टूडेंट जब रेडियो एक्टिव डीके हुआ है।
तो स्टूडेंट इसी को हम नाम देते हैं डॉटर एलिमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं फिर अल्फा डी के। तो अल्फा डी के की आप हेडिंग डालेंगे। तो स्टूडेंट ये जो है एक्स हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स के एटम है, उस एलिमेंट्स के एटम को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो स्टूडेंट इसके अंदर चेंज क्या होगा, मतलब ये जो ओरिजिनल है ना, तो इस ओरिजिनल को हम क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग वो ये होता है कि ये हमारे पास अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके ये तो ओरिजिनल है, अब इस ओरिजिनल का एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो होता है ए, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होगा वो होता है जी। अब ये अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में। तो होगा ये स्टूडेंट, ये पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म बनेगी न्यूक्लियस की, ठीक है। पहली फॉर्म को हम एक्स से रिप्रेजेंट किया मैंने, दूसरी फॉर्म को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया। तो इसके एटॉमिक मास में से हम माइनस कर देंगे 4, ठीक है, 4 डिक्रीज हो जाएगा ओरिजिनल में से। अब इसके एटॉमिक नंबर में से हम माइनस कर देंगे स्टूडेंट 2, मतलब 2 डिक्रीज कर देंगे। तो ये जो फॉर्म आएगी ये फॉर्म है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। और इसी का जो दूसरा नाम होता है, इसी का दूसरा नाम को हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। और साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा रेडिएशंस इमिट होंगी और एनर्जी एमिट होगी। तो यहाँ पे अल्फा डीके है तो अल्फा रेडिएशन से इमिट होंगी। अब इसका ये तो था जनरल फॉर्म, अब हम इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो ये है कि हमारे पास है रेडियम। अब रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88 और एटॉमिक मास नंबर होता है 226, ठीक है, 226। ये है हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई। जब ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, मतलब न्यूक्लियस की पहली फॉर्म है, अब न्यूक्लियस की दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा। ये है रेडियम और ये चेंज हो जाएगा रेडॉन गैस के अंदर। अब इसके एटॉमिक नंबर में से हम माइनस कर देंगे कितना, 2 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस कर देंगे तो 86 आ जाएगा। और एटॉमिक मास में से हम 4 माइनस करेंगे ओरिजिनल में से ना, तो जो स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा वो बनेगा, ये बन गई है रेडॉन गैस। तो साथ ही स्टूडेंट हीलियम बनेगी। अब हीलियम का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो 4 होता है और एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, हीलियम। तो स्टूडेंट ये जो हीलियम होता है, यही हीलियम हमारा अल्फा रेज होती हैं, अल्फा रेज, या हम इसको नाम देते हैं अल्फा पार्टिकल्स का। तो स्टूडेंट साथ ही इस रिएक्शन के अंदर ना एनर्जी इमिट होगी। अब हीलियम का, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, हीलियम का एटॉमिक मास नंबर है 4, आप देख सकते हैं एटॉमिक मास नंबर, तो स्टूडेंट वो होता है 4 और एटॉमिक नंबर जो होगा वो होता है 2, एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है स्टूडेंट 2। अब न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, तो न्यूट्रॉन नंबर, तो वो तो आपको फार्मूला पता है,
तो वो फार्मूला क्या होता है A to Z, तो ये होता है स्टूडेंट A, ये होता है Z, तो 4 - 2 तो ये आता है 2। तो इसके अंदर स्टूडेंट 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है एक्चुअली प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो 4 होते हैं, और साथ ही स्टूडेंट एनर्जी भी इमिट होगी। नेक्स्ट चलते हैं बीटा डीके। तो बीटा डीके के अंदर हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट्स का एटम है और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स से। अब स्टूडेंट ये जो होता है ये हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक मास नंबर जो होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसका आएगा ए, ठीक है, इसी अनस्टेबल का, और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। जब स्टूडेंट ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटेड न्यूक्लियाई में, तो क्या चेंज आएगा, न्यूक्लियस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसका जो एटॉमिक मास जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, ठीक है, ओरिजिनल में हम क्या करते हैं एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा Z+1, एक ऐड कर दिया, तो साथ ही बीटा रेडिएशन इमिट होंगी और साथ ही एनर्जी भी इमिट होगी। तो ये है जनरल रिएक्शन। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, तो स्टूडेंट एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कार्बन 14 की एग्जांपल। तो स्टूडेंट कार्बन का 14 ये है इसका एटॉमिक मास नंबर जो ए है, और जी होता है 6, मतलब एटॉमिक नंबर होता है 6। तो ये है अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई, तो चेंज हो जाएगा स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है, तो ये है कार्बन, अब ये चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन में, तो इसके तो ये जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या हो जाएगा सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 14, और ओरिजिनल में हम क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, तो इसमें एक ऐड करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो 6+1 क्या हो जाएगा, तो 7 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो न्यूक्लियस की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्जन होगी, और साथ ही इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट इमिट करेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आया, और माइनस करेंगे 1, समझाता हूँ आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्चुअली बीटा रेज होती हैं, या हम इसको बीटा पार्टिकल्स का नाम देते हैं, और साथ ही एनर्जी भी इमिट होंगी। तो डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास बीटा रेज, बीटा रेज, या हम नाम दे सकते हैं बीटा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का। तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस से इमिट होता है, ठीक है, तो आप जस्ट अभी यही याद रखें, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये जस्ट न्यूक्लियस से इमिट होता है। अब इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, गौर से देखना, 14 6, ठीक है बच्चों, 14 + 0 तो 14 ही आएगा, 7 में जब मैं 1 माइनस करूंगा तो यही आएगा, ठीक है, 6 आएगा, तो मतलब ये है इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 226, ये 224, 224 में हम 4 ऐड करेंगे 8 बन जाएगा, तो दोनों स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या है बैलेंस है। अब नेक्स्ट चलते हैं गैमा डीके। तो गैमा डीके में हम क्या करते हैं, ये होता है स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि ये कोई एलिमेंट्स का एटम है, और ये एलिमेंट्स का जो एटम होता है ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्साइटेड स्टेट, तो मैंने स्टैरिक से रिप्रेजेंट करा एक्स स्टैरिक, तो EXCI, तो ये एक्साइटेड स्टेट होती है ये न्यूक्लियस की। अब सुन, ये एक्साइटेड स्टेट, जब ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है, एक बात याद रखिएगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है ये अनस्टेबल स्टेट होती है न्यूक्लियस की, अनस्टेबल स्टेट। तो डियर स्टूडेंट ये जब
एक्साइटेड स्टेट चेंज होगी स्टेबल स्टेट में, तो इसके जो एटॉमिक मास एक्साइटेड का और एटॉमिक नंबर जो होता है जी, तो कोई चेंज नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होगा तो इसके ना तो एटॉमिक मास में चेंज आएगा और ना ही एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। तो ये आ गया है यस। अब ये जो है स्टूडेंट, ये है स्टेबल स्टेट। अब यहाँ पे बच्चों गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी और साथ ही एनर्जी भी इमिट होंगी। अब एक बार फिर मैं बता देता हूँ, ये है न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसको हमने एक्स स्टेरिक से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यही एक्साइटेड स्टेट स्टूडेंट स्टेबल स्टेट में चेंज होगी तो ना तो इसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, ना तो इसके एटॉमिक मास में चेंज आएगा, और यहाँ पे रेडिएशन इमिट होंगी, वो रेडिएशन होगी गैमा रेज, ठीक है। गैमा डीके को डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या आएगा, गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी। अब हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये तो था जनरल फार्मूला, तो ये थी स्टूडेंट गैमा डीके की जनरल फॉर्म। अब हम इसकी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक कोबाल्ट है और वो जो कोबाल्ट है वो अनस्टेबल स्टेट के अंदर है, और इसी अनस्टेबल स्टेट को हम नाम दे सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 27 और इसका एटॉमिक मास नंबर होता है 60। जब स्टूडेंट ये एक्साइटेड स्टेट जिसको हम नाम देते हैं अनस्टेबल स्टेट, तो ये जब स्टेबल स्टेट में जाएगा तो ना तो इसके एटॉमिक नंबर में फर्क आएगा और ना ही इसके एटॉमिक मास में कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी और साथ ही स्टूडेंट एनर्जी भी इमिट होंगी। तो ये जो गैमा रेज होती हैं, बात याद रखिएगा स्टूडेंट, यहीं से एमसीक्यूज बनता है। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है, नो चार्ज। तो ये हाई एनर्जी फोटोन होती हैं, हाई एनर्जी फोटोन होती हैं स्टूडेंट। इसके बाद एमसीक्यूज बन सकता है। तो हाई एनर्जी फोटोन होती हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ये दोनों हाई होती हैं, बोथ हाई। लेकिन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो वेवलेंथ जो होगी वो स्टूडेंट होती है कम, ठीक है। एक बार फिर सुन लें, हाई एनर्जी फोटोन होती है, नो चार्ज होता है, तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है स्टूडेंट वो कम होती है। तो ये जो फोटोन होता है, ये फोटोन एक्चुअली न्यूक्लियस से निकलता है, ठीक है, ये पार्टिकल नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, ये जो होता है ये पार्टिकल्स नहीं होते, गैमा रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो पार्टिकल। इसके बाद आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। लास्ट में वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बन सकता है, तो इस तमाम रिएक्शंस के अंदर, मतलब अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके के अंदर बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लॉज होल्ड करते हैं। जो पहला लॉज है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है। आपने देखा दोनों तरफ बैलेंस है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा स्टूडेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होल्ड करेगा, इस साइड का मास बराबर होगा इन सारों के मास के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास भी होल्ड करेगा।
थर्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे होल्ड करेगी। तो लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लास्ट में स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होल्ड करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये चारों के चार लॉज जो हैं अल्फा बीटा और गामा डीके के अंदर होल्ड करेंगे। अब बच्चों का क्वेश्चन वो ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे होल्ड करेगा। तो डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बाइंडिंग एनर्जी का जो टॉपिक था कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो कम होता है प्रोडक्ट के मास से। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करेगा, करेगा स्टूडेंट। ये जो एनर्जी जो होती है, इसी एनर्जी को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मास होंगे वो इक्वल आएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट आइंस्टाइन के मुताबिक हम जानते हैं कि मास जो होती है वो एनर्जी होती है, जो एनर्जी जो होती है वो मास होती है। तो ये थी आज की खूबसूरत सी डिस्कशन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसका लिंक लाजमी शेयर करें वीडियो का। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।